Hello, dear students. Today we will discuss some important topics such as cell envelope of prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो स्पेशली जो है हम लोग सेल वॉल के बारे में चर्चा करेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट इसे जो है मैं समझता हूँ समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल वॉल जो है या सेल मेम्ब्रेन कैसे जो है बना हुआ है। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि बैक्टीरिया आपका दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेनिंग करने के बाद, है ना, एक पिंक कलर का जो है स्टेन वो टेकअप करता था, और जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल, कह सकते हैं डार्क ब्लूइश कलर का जो है वो स्टेन को टेकअप करता था। और इसका जो प्रोसेस है उसको अगर हम देखें तो बैक्टीरिया को क्या करते थे पहले, बैक्टीरिया को आप किसी स्लाइड पे लें और स्लाइड पे उस बैक्टीरिया को फिक्स करें, है ना। बैक्टीरिया को आप स्लाइड पे, ग्लास का स्लाइड पे लेकर के उसको फिक्स करें, और फिक्सेशन के बाद उस पे क्रिस्टल वायलेट का सॉल्यूशन डाला जाता है ना, और 30 सेकंड के लिए। उससे क्या होता है, उसमें जो क्रिस्टल वायलेट है वो सेल वॉल के अंदर जो है वो एंट्री करेंगे और उसमें वो इंटेंगल्ड हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसको रिंज करते हैं वाटर से उनको वॉश करना एक तरह से कहते हैं, है ना। फ्यू सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए उसको आप वॉश करें, फिर उस पे आयोडीन का जो है सॉल्यूशन डालें फॉर 1 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, आयोडीन एंड क्रिस्टल वायलेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। आयोडीन एंड क्रिस्टल वायलेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेंगे विद इन द सेल वॉल, और फिर उसको आप रिंज करें वाटर के साथ। वाटर के साथ आप रिंज करेंगे तो जो आपका एक्सेस स्टेन है या डाई है वो बाहर चले आएंगे। और अभी तक जो है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, है ना, वो ब्लूइश कलर का आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर में, है ना। वायलेट कलर का, डार्क ब्लू कलर का आपको दिखेगा। इसके बाद डीकलराइजेशन करते हैं, यानी कि डाई को वहां से हटाना। उसके लिए हम लोग इथेनॉल या एसीटोन का यूज करते थे 95%। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहता था वो पूरी तरह से डिकलर हो जा रहा था, है ना। अब ये क्यों डिकलर हो जा रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में ऐसा क्या है जो ये पूरी तरह से डिकलर हो जा रहे थे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसा है जो कि वो डिकलर नहीं हो रहा था। अब आगे है, जब ये अल्कोहल डाले थे तो डिकलर हो गया था, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो डिकलर हो गया, जो ग्राम पॉजिटिव थे वो डिकलर नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक काउंटर स्टैंड डाले थे सेफ्रानिन। तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो तो सेफ्रानिन से स्टेन नहीं हुआ, बट जो ग्राम नेगेटिव थे वो सेफ्रानिन कलर से वो स्टेन हो गया, है ना। और वो एक पिंकिश कलर का जो है ना, स्टेनिंग वो स्टेन करने के बाद पिंकिश जो है आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। क्रिस्टल वायलेट एक प्राइमरी स्टेन था हमारा, और आयोडीन जो है वो मॉडरेंट की तरह काम करता है। और आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है,
जिससे ये और भी अच्छे से स्टेन होने में हेल्प करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और सेफ्रानिन जो है आपका काउंटर स्टेन, है ना, का काम करता है। यानी कि काउंटर की, यानी कि इसको फिर से, क्योंकि कलरफुल अगर नहीं रहेगा तो, है ना, प्रॉपर हम इसको देख नहीं पाएंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो इसीलिए एक काउंटर स्टैंड यूज करते हैं ताकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कोई ना कोई कलर आपका टेकअप कर ले, जो है कोई ना कोई कलर जो है आपका वो, है ना, दिखाई दे। तो इसीलिए काउंटर स्टैंड का यूज करते हैं। और ये काउंटर स्टैंड जो है सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही टेकअप करता है। तो सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस थे, है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में क्या ऐसा चीजें था जो अल्कोहल डालने के बाद डिकलर हो गया था, बट ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल में ऐसा क्या चीज था जो डिकलर नहीं हुआ। तो इसको हम समझेंगे। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो आपका, है ना, फिगर है, यहाँ पे आप देखेंगे डार्क ब्लूइश कलर का जो है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ये सब आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये जो है आपका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ये आपका पिंकिश कलर का है ना। तो ये रियल जो है इमेज है स्टेनिंग करने के बाद। ग्राम स्टेन आपका एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में इस ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर को डेवलप किया था, है ना। और उसके आधार पे हम बैक्टीरिया को दो भागों में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम स्टेन को जो टेकअप कर लेता है ना, यानी कि जो ब्लूइश कलर का आपका दिखता है, डार्क ब्लूइश, तो वो हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव। और जो नहीं टेकअप करता है ग्राम स्टेन को, वो हो गया ग्राम नेगेटिव। अब सेल वॉल के डिफरेंसेज में हम लोग आते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव का, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगर हम सेल वॉल देखें, है ना, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद देखेंगे तो ये एक पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है, पतला सा पेप्टिडोग्लाइकेन का जो है ये लेयर है। ये जो है पेप्टिडोग्लाइकेन का एक लेयर है। और इसके बाद एक और आउटर मेम्ब्रेन, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसको और डिटेल से देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग बोल देते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोल देते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का जो भी पोर्शन है उसको हम लोग सेल वॉल बोल, क्या बोल दिए? सेल वॉल। ये आपका रियल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से यहाँ तक देखो। ये, सॉरी, ये यहाँ तक नहीं, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे। और ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। और ये इसके बीच में जो है आपका, ये जो स्पेस है, ये आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो बीच का आपका स्पेस है, ये सब, ये आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसमें हालांकि एक पतला सा जो है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन का जो है लेयर है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन का जो है आपका लेयर है, यहाँ पे पतला सा देखेंगे तो ना, समथिंग ऐसा जो है आपको दिखेगा। मान लेते हैं ये आपका, ये पेप्टिडोग्लाइकेन, पतला सा। ग्राम पॉजिटिव का अगर हम बात करें तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना,
और सेल वॉल हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आपका सेल वॉल, यहाँ से यहाँ तक आपका सेल वॉल। और इसके बीच में आपका एक पतला सा स्पेस होता है, जिसको वहां पर भी हम लोग बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो क्या डिफरेंसेस है, ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो डिफरेंसेस क्या है, इस पिक्चर में आपको स्पष्ट दिखेगा। ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ये तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लिपिड बाइलेयर है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, दूसरा लिपिड का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और यहाँ पर भी ग्राम पॉजिटिव में भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलें, बात एक ही है। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल की अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन इतना थिक है ना। अगर इसका रियल में डायमीटर देखें, मतलब थिकनेस देखें, तो 19 टू 33 नैनोमीटर इतना थिक होता है ना। और सेल वॉल अगर हम यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर हम बात करें, तो ये लगभग 20 टू 80 नैनोमीटर हो जाता है यहाँ से लेकर के। अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये आपका हो गया सेल वॉल। और इसमें ये जो स्पेस है, ये ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये सब, ये आपका हो गया पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और तीन चीजें यहाँ पे आप देखिए, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में आप देखिए सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पर भी है, सेल मेम्ब्रेन निगेटिव में ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जो है आपका सेल वॉल वहां पर, सॉरी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया था दोनों में आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो है। इसके अलावा जो डिफरेंस है वहां पे ज्यादा डिफरेंस आता है। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन जो है आपका बहुत ज्यादा थिक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक पेप्टिडोग्लाइकेन है, थिक लेयर। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, वहां पे देखें तो पेप्टिडोग्लाइकेन का एक बहुत पतला सा लेयर, है ना, पतला सा लेयर है आपका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर का। इसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वो भी जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ है। ये तो आपका फास्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में था, बट यहाँ पे जो है ये, है ना, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा इसमें जो है डिफरेंस है। इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड जो आपका अटैच्ड, बहुत सारा जो आपका लिपोपॉलीसेकेराइड जो है अटैच्ड है। तो ये ग्राम नेगेटिव वाला सेल वॉल है। बट ग्राम पॉजिटिव में ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पर नहीं, है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो है आपका आउटर मेम्ब्रेन है। पेप्टिडोग्लाइकन का जो थिकनेस है वो आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 नैनोमीटर के बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, इसको हम लोग बोल देते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, है ना। इसी में आपका एक पतला सा लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन का। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव में, जब हम ग्राम नेगेटिव में स्टेनिंग करने के बाद, है ना, जब डाई कोई भी आएंगे, मान लेते हैं, है ना, कोई डाई जब हम लोग यूज कर रहे थे तो वो डाई इसमें आकर के फंस जाते हैं। क्रिस्टल वायलेट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे आकर के, इसमें अगर हम बात करें तो सपोज दैट यहाँ पे आकर के ये फंस गए, है ना, ऐसे करके यहाँ पे फंस गए आपका। लेकिन यहाँ पे वो अगर सपोज दैट यहाँ पे फंस भी गए, है ना, किसी वजह से यहाँ पे आकर के
कहीं कहीं पे मान लेते हैं कि फंस गया, लेकिन जब हम अल्कोहल डालेंगे तो ये मेम्ब्रेन पूरा यहाँ से ये हट जाएगा ना, अल्कोहल की वजह से। क्योंकि ये लिपिड पॉलीसेकेराइड है, लिपोपॉलीसेकेराइड है, लिपिड का ये मॉलिक्यूल्स है। तो ये पूरा जो है लेयर यहाँ से हट जाएंगे। इसमें जो भी आपका डाई है ना, या पेप्टिडो फंसा हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकन में जो थोड़ा बहुत फंसा हुआ था ना, वो डाई सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इसके केस में अल्कोहल डालने के बाद जो क्रिस्टल वायलेट है वो इससे निकल नहीं पाएंगे। ग्राम पॉजिटिव वाले पेप्टिडोग्लाइकन का जो मेम्ब्रेन है, बहुत लेयर है, वो बहुत थिक है। इसमें से ग्राम स्टेन जो मॉलिक्यूल्स है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स, वो आसानी से निकल नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का थिकनेस बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ये स्टेन को पकड़ लेता है। और ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थिक होता है, और दूसरा बाहर में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो वो भी लिपिड का ही बना होता है, और अल्कोहल की वजह से ये लिपिड मॉलिक्यूल्स डिजोल्व हो जाते हैं, है ना। ये मेम्ब्रेन जो है डिजोल्व हो जाएंगे तो सारे डाई जो है बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से ये डी कलर हो जाता है। तो ये एक बेसिक है ना डिफरेंसेज है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। बस थोड़ा सा ये देखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर किसमें ठीक है और किसमें कम ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन एक तरह से देखा जाए, है ना। अगर हम यहाँ पे यहाँ पर हम पेप्टिडोग्लाइकन की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इधर आपका ग्राम निगेटिव है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ठीक है, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन आपका थिन लेयर है ना। और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बट यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट है ना। इसी वजह से यहाँ पे स्टेन जो है आपका, है ना, ग्राम स्टेन टेकअप करता है। और यहाँ पे जो है ग्राम स्टेन जो है आपका डज नॉट टेकअप, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। ग्राम स्टेन मतलब क्रिस्टल वायलेट आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट, है ना। बट यहाँ पे डज नॉट टेकअप, है ना, आफ्टर अल्कोहल ट्रीटमेंट, है ना। अल्कोहल ट्रीटमेंट करते हैं तो ये डिकलर हो जाता है ना। और ये अल्कोहल से ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ग्राम ग्राम स्टेन जो है वो क्रिस्टल वायलेट इसमें सिल्वर चूंकि ठीक होता है, तो आराम से वहां पे, है ना, वो फंसा हुआ एक तरह से रह जाता है। और अल्कोहल की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी डिजोल्व हो जाता है ना। अल्कोहल की वजह से ये आपका आउटर मेम्ब्रेन जो है वो डिजोल्व हो जाता है ना। तो ये भी एक
अ, कारण है कि अल्कोहल से अगर हम वॉश ट्रीट करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन चूंकि जो है ये लिपिड नेचर का है ना, तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें जो भी डाई फंसे रहेंगे वो बाहर निकल आएंगे, इसकी वजह से भी वो डी कलर हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज आपने समझा होगा। अब पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो, है ना, ये ग्लाइकन यानी कि ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड एंड पेप्टाइड का बना होता है, इसलिए इसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है ना, उसमें होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, है ना। एन ए एम का मतलब है एन ए एम का मतलब है एन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, है ना। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन ए एम और एन ए जी, इसका मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन ए जी, है ना। तो ये बार बार रिपीट होते हैं, है ना। ये ये नेम एंड नैग, ये आपका नेम हो गया। मान लेते हैं एम से अगर इसको रिप्रेजेंट करें, इसको बेहतर होगा थोड़ा ऐसे समझें। ये नेम आ गया, फिर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? नैग जुड़ जाएगा। फिर क्या जुड़ेगा? नेम जुड़ेगा। फिर इसके साथ क्या जुड़ेगा? नैग जुड़ेगा। ऐसे करके ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। दूसरा फिर आ गया आपका एन ए एम, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें, हम्म, यहाँ पे अगर इसको नेम डाल दें, जो है मान लेते हैं नेम नैग नेम नैग, ऐसे करके दूसरा लेयर हो गया, है ना। तो अब जो पेप्टाइड है यहाँ पे इसको देखेंगे, ये नैम है, ये नैग है ना। ऐसे करके ये नैम नैग नैम नैग इससे चलते जा रहा है ना। फिर यहाँ पे उसी तरह से नैम है, नैग है ना। फिर जो है आपका नैम आएगा, फिर नैग आएगा, ऐसे करके नैग आएगा, फिर ऐसे नैम आएगा। तो एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। अब इसको, है ना, क्रॉस लिंक करवाता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, ये आपका ग्लाइकन दूसरा है, और यहाँ पे पेप्टाइड है ना। चार एमिनो एसिड यहाँ पे आपस में इस नैम से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? नैम से, है ना। और उतना मॉलिक्यूल्स नहीं भी याद रखेंगे तो चलेंगे। पेप्टाइड है, स्मॉल पेप्टाइड है ना? चार एमिनो एसिड का जो है ये आपका ये पेप्टाइड है। और ये पेप्टाइड और ये पेप्टाइड, हाँ, में क्रॉस लिंकिंग हुआ, है ना। इसके वजह से ये पेप्टिडोग्लाइकेन और दूसरा पेप्टिडोग्लाइकेन आपस में लिंक हो जाता है, और ये एक बहुत थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक लेयर आपका नैम नैग का ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा जो है ये हो गया, चौथा जो है आपका, है ना, ये हो गया। और नैम से एक पॉलीपेप्टाइड जुड़ा हुआ है, दूसरा नैम से जुड़ा हुआ, और ये आपस में क्रॉस लिंक है। फिर उसी तरीके से इस नैम से जो है एक पेप्टाइड जुड़ा हुआ है,
है ना। इसी तरह से ये जुड़ा हुआ फिर ये आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो आ, ये आपका एक लेयर, दूसरा लेयर ये हो गया है ना। यहाँ पर एक शॉर्ट पेप्टाइड, एक शॉर्ट पेप्टाइड, और इसको जोड़ने के लिए एक और, है ना। दूसरे केस में आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पेप्टाइड इंटरब्रिज यूज हो रहा है ग्लाइसिन का, है ना, ग्लाइसिन का। तो कभी कभी आपका पेंटाग्लाइसिन, है ना, यानी कि 5 ग्लाइसिन का एक पेप्टाइड होगा, वो इस पेप्टाइड को जोड़ रहा है, या कभी कभी जो है ना, बिना ग्लाइसिन से डायरेक्ट जो है ये दोनों पेप्टाइड आपस में क्रॉस लिंक कर लेता है जो। तो इस तरीके से आपका ये ग्लाइकन पोर्शन हो गया, ये ग्लाइकन पोर्शन हो गया, और ये आपका पेप्टाइड हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन। और इस तरीके से आपका ये, है ना, क्रॉस लिंक बनाता है। ये पेप्टाइड ये क्रॉस लिंक हो गया, या मान लेते हैं यहाँ पे एक पेप्टाइड है, यहाँ पे पेप्टाइड है, ये क्रॉस लिंक हो गया। इस तरीके से थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें आपने समझा होगा कि पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल होता है वो कैसे बनता है, नेम एंड नाइक का रेपिटेशन से, और बीच बीच में शॉर्ट पेप्टाइड आते हैं, है ना, 4-5 अमीनो एसिड का, और उसके बीच में फिर क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव इन्वेलप है, उसमें बीच बीच में जो पेप्टिडोग्लाइकन है, जैसे एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, छठा लेयर, सातवां लेयर, और यहाँ पे बीच बीच में टिकोइक एसिड जो है आपका, है ना, इससे जो है लगा हुआ, जुड़ा हुआ है। तो ये टिकोइक एसिड है, और यहाँ पे लिपोटिकोइक एसिड है, क्योंकि ये जो है लिपिड के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लिपोटिकोइक एसिड। और ये जो है डायरेक्ट आपका, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन का जो लेयर है उससे जुड़ा हुआ है, तो इसको सिंपल जो है आपका टिकोइक एसिड बोल देते हैं। और यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल है, और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये आपका पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। यहाँ से यहाँ तक आपका पेरिप्लाज्मिक जो है स्पेस, ये जो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। अब टिकोइक एसिड है, उतना ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। टिकोइक एसिड फॉस्फेट की वजह से निगेटिवली चार्ज होता है, ये आप, है ना, समझ सकते हैं। ये मान लेते हैं टिकोइक एसिड का स्ट्रक्चर है ना। और यहाँ पे बीच बीच में एक तरह से देखा जाए तो क्या है, टिकोइक एसिड बनता किससे है, मेड अप ऑफ फॉस्फेट, ग्लिसरॉल एंड साइड चेन, है ना। हार जो साइड चेन होंगे वो आपका डी एलानिन हो सकता है, या फिर ग्लूकोज हो सकता है, या कोई अदर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें, आपको अगर ग्लूकोज ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स को अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखेंगे कि ये ग्लिसरॉल होता है, COH, CH2, फिर जो है कार्बन, यहाँ पे आपका आ, जोड़ दें, OH यहाँ पे भी रहने दें, है ना। तो यहाँ पे फिर जो है CH2, और ये आपका OH, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल, है ना। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। और इसी में जब हम यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे, है ना, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच कर देंगे,
इसके साथ, और यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर कोई आर ग्रुप आप जोड़ दें, है ना। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सी 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 H2 CH CH2, यहाँ पे आपका O, और यहाँ से एक वाटर, जब ये इसमें एडिशन होगा तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाटर जो है आपका निकल गया, और यहाँ से भी एक वाटर जो है मान लेते हैं निकल गया, और यहाँ से भी, है ना। यहाँ पे अगर आप मान लें समथिंग ऐसा है, OH, है ना। तो यहाँ से भी मान लेते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपका निकल जाएगा। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका? यहाँ पे आपका फॉस्फेट ऐसे, और फिर से OH, और फिर से यहाँ पे OH, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आपका O बन गया, है ना? ये मान लेते हैं आपका O है, और यहाँ पे आपका फॉस्फेट आ गया, है ना? इसको उधर लिखना चाहें, उधर मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे आपका ये हो गया, और यहाँ पर आपने आर ग्रुप को जोड़ दें। तो ऐसे करके ये बन गया, और ये अब बार बार रिपीट होगा, है ना। फिर यहाँ पे ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स ला करके आप यहाँ पे फिर जोड़ दें, है ना। फिर यहाँ पे वो कार्बन आ जाएगा, ऐसे करके OH, ये वाला, है ना। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए, यही बेसिक है, और यही बार बार जो है रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एक बना, और फिर जो है क्लिस्ट्रॉल वाला पोर्शन जो है आया, है ना। फिर ये फॉस्फेट, है ना। एक तरह से देखा जाए तो CH2 एक R, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट। उसी तरह फिर अगर इसको देखें, CH2 CH, यहाँ पे R, और फिर इसके साथ ये हो गया। तो एक लंबा जो है आपका ना स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग टिकोइक एसिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये फॉस्फेट की वजह से निगेटिवली चार्ज होता है ना, निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें हैं, है ना। इसीलिए मैं इसका एक अलग से लेक्चर बना दिया, कि जिसको अगर थोड़ा डिटेल में समझने की अगर इच्छा है, तो वो इस वीडियो को देख करके थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, और समझने से क्लैरिटी डेवलप होती है ना। मन में जो क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे क्या है ना। पॉजिटिवली ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल कैसा बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन है उसमें, और क्या क्या रह सकता है। ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल ठीक, उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन है ठीक कैसे है, कैसे आउटर मेम्ब्रेन है बाहर का, एक लिपिड नेचर का, उसमें फिर कैसे ओलिगोसेक्राइड जो है आपका बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लिपोपोलिसैकेराइड्स जुड़ा हुआ है ना। इसलिए इसको बोलते हैं LPS, LPS लिपोपोलिसैकेराइड, है ना। ये एक यहाँ पे एक तरह से एक लेयर बन गया लिपोपोलिसैकेराइड का। तो ये चीजें आप लोग समझे होंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है ना। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स को पहले यहाँ पे देखें तो एक लिपिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है ना। ये मेम्ब्रेन जो है कैसे बनता है, ये चीजें भी समझना जरूरी है।
एक्चुअली लिपिड मॉलिक्यूल्स हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखे एक लिपिड मॉलिक्यूल्स और दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल्स, इसका आपका हेड है, ये हेड है जो कि पोलर होता है ना, पोलर है यानी कि यहाँ पे आपका चार्ज प्रेजेंट आयोनाइज्ड कंडीशन में। उसके बाद यहाँ पर भी आपका हेड है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो है आपका हेड है, ये भी आपका पोलर है। और ये पोर्शन आपका टेल हो गया, यहाँ से यहाँ पर भी आपका टेल हो गया। और ये जो है आपका देखा जाए तो दोनों जो है आपका नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर है। अब ये बार बार रिपीट होगा इसी तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ना, ऐसे करके ऐसे रिपीट होंगे। तो ये एक लेयर बना दिया, वन लेयर, वन लिपिड लेयर। और ये दूसरा जो है आपका, या इसको भी लिख देते हैं वन लिपिड लेयर। और दोनों मिला के हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? बायलिपिड लेयर बोल देते हैं, है ना। और इसी में बीच बीच में आपका कोई प्रोटीन जो है इंसर्टेड जो है हो सकता है, प्रोटीन इंसर्टेड हो सकता है, क्रॉस कर जाएगा यहाँ से यहाँ तक। या कोई प्रोटीन जो है आपका बाहर में जो है प्रेजेंट हो, पेरिफेरल इसको बोलते हैं। और जो अंदर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन ये आसानी से नहीं निकलता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आसानी से आपका, है ना, निकल जाएगा। पेरिफेरल प्रोटीन आपका यहाँ पे अंदर अंदर में भी रह सकता है ना, इधर भी रह सकता है, पेरिफेरल इधर भी रह सकता है, पेरिफेरल प्रोटीन इधर भी रह सकता है। और इंटीग्रल जब भी होगा तो वो या तो पूरी तरह से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, या, है ना, हाफ क्रॉस किया हुआ रहे, या पार्शियली जो अंदर तक, तो भी ये इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा। और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन अगर हम इसको सेल मानना ऐसे करके, ये, है ना, ये ऐसे करके हो जाए और इधर साइटोप्लाज्म हो जाए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो जाए, ये बाहर का पोर्शन है। तो बाहर के पोर्शन में कभी कभी आपका कार्बोहाइड्रेट मोलिकुल्स, कभी कभी नहीं, ऑलवेज जो है कुछ न कुछ ओलिगोसेकेराइड आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड जुड़ गया, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके। कभी इस प्रोटीन से ओलिगोसेकेराइड जुड़ सकता है, ऐसे करके। कभी इस प्रोटीन से जो है ओलिगोसेकेराइड आपका जुड़ गया, ऐसे करके। लेकिन हमेशा ओलिगोसेकेराइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर ओलिगोसेकेराइड, है ना, नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं उसका भी कारण है। तो ये चीजें आप समझे होंगे, है ना। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये जो है आपका हेड एंड टेल मिल करके ये लिपिड मॉलिक्यूल्स था। लिपिड मॉलिक्यूल, ये भी एक आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये भी लिपिड मॉलिक्यूल्स है, और ये भी आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स है। अब लिपिड मॉलिक्यूल्स में वो जो हेड है और टेल है, ये एक्चुअली है क्या? ये क्यों पोलर है, क्यों नॉन पोलर है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है।
ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, है ना। सी, ये बायोमोलिकुल्स में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। CH2OH, CHOH और CHOH हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। अब ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। और यहाँ पे फैटी एसिड होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन, है ना, का एक फैटी एसिड होंगे। तो फैटी एसिड क्या होता है एक्चुअली, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, OH, और यहाँ पे आपका CH2 है ना, CH2, ऐसे करके ये लंबा चेन होगा। यहाँ पर भी मान लेते हैं ऐसे है, OH है, यहाँ पे CH2, CH2, ऐसे करके ये, है ना। एन जो है नंबर में कार्बन हो सकता है, 20-25, है ना, समथिंग ऐसा जो है लंबा कार्बन का चेन होगा। तो ये आपका हो गया फैटी एसिड। ये दोनों क्या है, फैटी एसिड। और यहाँ पे मान लेते हैं कि फॉस्फेट है आपका, यहाँ पे मान लेते हैं आपका फॉस्फेट है ना। फॉस्फेट को यहाँ पे आयोनाइज कंडीशन में हम दिखा देते हैं, ऐसे कंडीशन। तो ये फॉस्फेट हो गया। ये आपका ग्लिसरॉल हो गया। और ये दोनों आपका फैटी एसिड है, ये आपका फैटी एसिड है, और ये भी आपका फैटी एसिड है। अब ये लिपिड मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाता है, ये समझना है। अब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, ये आपका निकल गया, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं यहाँ से निकल जाए, एक वाटर मॉलिक्यूल्स आप जो है यहाँ से, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है ना। ये रिएक्शन करेगा और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल OH, यहाँ से H निकल जाएंगे। तो आपका किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, आप यहाँ पे देखो ऐसा बनेगा, CO, है ना। फिर यहाँ पे आपका CO, ऐसे, और यहाँ पे देखो CH2 कर दो यहाँ पर, यहाँ पे H2O, है ना। अब यहाँ पे जोड़ दो आप, फैटी एसिड जोड़ दो यहाँ पे, फॉस्फेट यहाँ पे जोड़ दो, क्या फॉस्फेट, ऐसे जो है फॉस्फेट जोड़ दिए। और इधर मान लेते हैं कि हम फैटी एसिड वाले को दोनों जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया था ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, CH2 वो सब लिखना है ना, वो तो होगा ही होगा, है ना। ऐसे करके हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए, ऐसे करके कार्बन 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 जो है ऐसे जो है चलते जाएगा। इसी को हम लोग हेड बोल देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पोर्शन को हम लोग हेड बोल देते हैं, इसको जो है हेड बोल दिए। और ये आपका दो टेल हो गया, है ना। ये एक टेल हो गया, और दूसरा जो है आपका ये टेल हो गया। तो इसी को हम लोग समथिंग ऐसा और ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपका, चूंकि आयोनाइज कंडीशन में है ना, पोलराइज कंडीशन में फॉस्फेट की वजह से, तो ये हो गया आपका पोलर।
हेड आपका जो है ये कैसा है, ये पोलर है। पोलर यानी कि ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक, है ना। यानी कि ये हाइड्रोफिलिक हो गया। हेड आपका हाइड्रोफिलिक हो गया। और ये है नॉन पोलर पार्ट, ये हो गया आपका नॉन पोलर, है ना। ये क्या है आपका टेल, ये क्या है आपका टेल। एक मिनट। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका टेल हो गया, है ना। यहाँ से लेकर के ये टेल हो गया, है ना। ये फिर दूसरा टेल हो गया, ऐसे करके दूसरा टेल हो गया। तो ये नॉन पोलर है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी कि ये वाटर से हेट लविंग है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेट, वाटर से ये दूर भागेगा, है ना। और ये जो हाइड्रोफिलिक है तो ये वाटर लविंग हो गया, ये वाटर, है ना। वाटर लविंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, वाटर लविंग, है ना। और इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर से ये हेट करेगा। तो ये टेल आपने समझ गया, है ना। इसीलिए इसको हम लोग हेड बोल देते हैं, समथिंग ऐसा बनाते हैं। और इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। ये हो गया आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये जो बना स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक लिपिड का मॉलिक्यूल्स आपका बनता है। इसी को शॉर्ट में हम लोग, इसी को शॉर्ट में हम लोग, शॉर्ट में इसको हम लोग, है ना, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग फैटी एसिड वाला पोर्शन था, ये आपका टेल था, है ना। यहाँ पे दो फैटी एसिड था, एक फैटी एसिड ये था और एक फैटी एसिड यहाँ पे ये था। ये ग्लिसरॉल और फॉस्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है ना। और इसको हम लोग हेड बोलते हैं, है ना। और ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है, लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये आपका हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है ना। ये वाटर लविंग है ये। और ये जो पोर्शन है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये वाटर को हेट करेगा, वाटर से जो है ये दूर जाना चाहेगा। तो इसीलिए हम लोग जब बाइलेयर बनाते हैं तो आप इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ये एक लिपिड मॉलिक्यूल्स है, हेड एंड टेल। अच्छा, कभी कभी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग मॉलिक्यूल्स को ऐसे भी दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ऐसे करके एक सीधा बनाते हैं और एक टेढ़ा बना देते हैं। दूसरा ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे, और दूसरा टेढ़ा। टेढ़ा ये क्यों बनाते हैं, इसका रीजन है कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन, वहां पे डबल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से, और बाकी जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, बाकी जो होंगे सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वहां से आपका ऐसे आएगा, जहाँ डबल बॉन्ड रहता है वहां पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है।
ये डबल बॉन्ड को जैसे यहाँ पे किंग कहा जाता है ना। किंग जो है आपका आ जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो है ना, बेंड कर जाएगा एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये सिस डबल बॉन्ड है। सिस मतलब ना, एक ही साइड में दो लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तब उसको सिस बोलते हैं, है ना। ये आपका हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल बताया हुआ है ना। ये आपका हेड है, ये आपका टेल है। एक जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो टेढ़ा हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है वो सीधा है ना। तो यानी कि जो टेढ़ा हो गया यानी कि वो अनसेचुरेटेड है, और जो सीधा है वो सेचुरेटेड है। सिंपल सा फंडा है। तो ये चीजें आप यहाँ पे देखें, फॉस्फेट है, इसके साथ कभी कभी कोलिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे है, तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो वाटर से दूर होने के लिए क्या करेगा, ये इसका टेल और टेल आपस में जुड़ जाएगा, है ना। इसका टेल और टेल जो है आपस में जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, ताकि वाटर से ये दूर हो सके। ऐसे करके समथिंग जो है आपका ये ना, इतना लेयर एक स्ट्रक्चर बना दिया, आपका लिपिड बाय लेयर बन गया वाटर से दूर होने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे चारों तरफ ना वाटर प्रेजेंट है, तो या तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकता है, या अगर ये फैट ग्लिसरॉल से एक ही को फैटी एसिड है, तो वो समथिंग लिपिड मिसेल्स इस तरह का फॉर्मेशन कर देगा ऐसे। वाटर से दूर होते होते ये जो टेल है वो आपस में ऐसे सट जाएंगे, और जो हेड है पोलर है वो वाटर के कांटेक्ट में है। वो जो है वाटर के कांटेक्ट में है, तो ये मिसेल का फॉर्मेशन कर देता है। अगर ये यहाँ पे दो दो फैटी एसिड है ना, तो वो समथिंग जो है बायलेयर का फॉर्मेशन कर देता है। बायलेयर का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन अभी भी इधर वाला पोर्शन वाटर के कांटेक्ट में है, और इधर वाला पोर्शन भी वाटर के कांटेक्ट में है। तो ये क्या करेगा, बेंडिंग करना शुरू करता है। ये मान लेते हैं बाय लेयर हो गया, ये आपस में बेंड करना शुरू करेगा, और ऐसे करते करते ये ऐसे बेंड हो जाएगा चारों तरफ से, है ना। फाइनली जो है एक स्फीयर का स्ट्रक्चर बना लेता है, और चारों तरफ से ये, है ना, स- ये जो पोर्शन जो ओपन था ये पूरी तरह से पैक्ड हो जाता है। तो बाहर में आपका वाटर होगा, या फिर सेल के अंदर में वाटर होगा, है ना। लेकिन इस जो टेल वाला पोर्शन है वो कहीं से भी वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से एक स्फेरिकल टाइप का सेल हमारा बन जाता है। तो ये चीजें आपने समझा होगा। और यहाँ पे अब चीजें समझ में ज्यादा आएगा कि ये कैसे बाय लेयर है ना। ये सब जो है हेड है, ये जो रेड रेड जो है आपका दिख रहा है सब हेड है। ये आपका टेल है। फिर यहाँ पे जो है ना, हेड है ऐसे करके, और ये आपका टेल है। हेड है यहाँ पे टेल है। ये हेड है आपका, ये आपका टेल है, और ये आपका लिपिड बाय लेयर बन गया। और इस तरीके से, है ना, पूरा सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इंटीग्रल प्रोटीन, जो प्रोटीन पूरा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया वो हो गया इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल ये दिखाया हुआ है अल्फा। ये जो अमीनो प्रोटीन होंगे वो हाइड्रोफोबिक नेचर का एमिनो एसिड यहाँ पर सब होगा, जो लिपिड लेयर के बीच में है, टेल के पास। और जो बाहर में है यहाँ पे जो एमिनो एसिड होंगे वो पोलर एमिनो एसिड होंगे, चार्ज्ड एमिनो एसिड होते हैं ये सब प्रोटीन पे। इसीलिए ये वाटर के कांटेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर है, और यहाँ भी आपका वाटर है। तो पेरिफेरल प्रोटीन आपका अंदर में भी हो सकता है ना।
बाहर में भी आपका कहीं पे पेरिफेरल प्रोटीन आपका यहाँ पे हो सकता है। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन ये आपका होंगे। और ये जो प्रोटीन है ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, क्योंकि मेम्ब्रेन को ये क्रॉस है ना कर गया। तो ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। और यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल से ओलिगोसेक्राइड आपका जुड़ा हुआ है ना, ओलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का है ना मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना, वो लिपिड मॉलिक्यूल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और अगर वो ओलिगोसेक्राइड मान लेते हैं ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। क्या बन जाएगा वो? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन से अगर ओलिगोसेक्राइड जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। और ये बैक्टीरिया का जो है सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के जगह पे होपेनोइड होता है। कोलेस्ट्रॉल के जगह पे होपेनोइड होता है। लेकिन जब यूकेरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन होते हैं तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल होता है। वहां पे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स बीच बीच में प्रेजेंट होता है, बीच बीच में आपका कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और ये थोड़ा सा है ना स्टिफ हार्ड होता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आती है सेल मेम्ब्रेन में, है ना। और बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल की जगह पे होपेनोइड होता है। ये भी जो है याद रखने की जरूरत है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है यूकेरियोट का। और ये प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। बट एनसीईआरटी में एक मेजर मिस्टेक्स ये है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो एक्चुअली इंटीग्रल प्रोटीन है। इसकी लेबलिंग जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। ये होना चाहिए इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे ये दिखाया है, ये तो सही है ना, क्योंकि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है। ये भी मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है ना। ये भी आपका मेम्ब्रेन को क्रॉस किए हुए है, इसलिए जो है आपका ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे करके हो गया। और यहाँ पे लेबल्ड है इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये एक ऑथेंटिक बुक है ना, से जो फिगर लिया गया है। तो जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है वो इंटीग्रल प्रोटीन ही होता है। पेरिफेरल प्रोटीन आपको बाहर में यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, यहाँ पर होंगे या यहाँ पर कहीं होंगे, है ना, ऐसे करके आउटर सरफेस, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल है ना पॉइंट है एनसीईआरटी में। ये एक्चुअली इंटीग्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे पेरिफेरल लिखा हुआ है ना। ये चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए, भले ही आप उसे लेवल करते समय अगर नीच ऊच में आ गया क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप पेरिफेरल लेवल करो। बट ये एक्चुअली इंटीग्रल प्रोटीन है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स है आपका यहाँ पे, ओलिगोसेक्राइड। ये लिपिड के मॉलिक्यूल से भी जुड़ा हुआ रह सकता है कार्बोहाइड्रेट, या डायरेक्ट प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ रह सकता है। लिपिड से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा ग्लाइको लिपिड, है ना। अगर वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन जो है हम लोग बोल सकते हैं अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, है ना। ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। और लिपिड से जैसे ये मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये वाला जो है लिपिड से जुड़ा हुआ है, ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड।
तो ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मॉलिक्यूल के साथ इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। और ये जो ओलिगोसेक्राइड है और प्रोटीन है, इसको कुमुलेटिव सब मिलाकर हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा। और एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि मैंने कहा था कि ओलिगोसेक्राइड है ना, वो हमेशा सेल के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब यहाँ पे आप देखो, तो ये मान लेते हैं कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, और ये साइटोप्लाज्म इधर है मान लेते हैं, साइटोप्लाज्म है ऐसे करके, है ना। तो ये जो आपका शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है। साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी आपका शुगर मॉलिक्यूल्स दिखाया हुआ नहीं है और रहता भी नहीं है। उसको हम लोग जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे और गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, तो वहां पे कैसे सॉर्टिंग होती है और कैसे जो है प्रोटीन जो बनते हैं, कैसे वो ईआर में मॉडिफिकेशन होता है, वहां पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। बट ये अभी याद रखना है, क्वेश्चन है कि ये क्यों जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, शुगर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर ही क्यों होता है। इस सेल के अंदर में जो आपका प्रोटीन का पोर्शन है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है, अंदर में जो है शुगर मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं ऐड हुआ है, जनरली नहीं रहते हैं। इसको जो है हम लोग जब ईआर और गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे तब वहां पे इसका आंसर करेंगे। तो ये चीजें आपने देखा, ये आप लिपिड मॉलिक्यूल्स अगेन है, बायलिपिड लेयर हो गया। प्रोटीन आपका मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, किस तरीके से लिपिड बायलेयर है। पूरा थिकनेस अगर देखा जाए तो 5 नैनोमीटर का है सेल मेम्ब्रेन का। और ये आपका प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड इसमें होता है, पार्शियली जो या होली जो है, कंप्लीटली जो इसमें एम्बेडेड है। मोजैक मॉडल जो है, फ्लूइड मोजैक मॉडल, यानी कि ये फ्लूइड नेचर का है, लिपिड जो है वो फ्लूइडिक नेचर का है, और बीच बीच में, है ना, आइलैंड के तरह जो है ये प्रोटीन बीच बीच में जो है आपका एम्बेडेड है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजैक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था 1972 में। यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लिप फ्लॉप रोटेशन, अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है तो ये आपका मूव करके इधर आ सकता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स ये मूव करके इधर जा सकता है। लिपिड मॉलिक्यूल्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस इधर में रोटेट कर सकता है ना, है ना। रोटेशन, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे रोटेशन कर सकता है। या फिर इसका जो आपका टेल है, ये टेल जो आपका फैटी एसिड वाला पोर्शन है, ये इसमें आपका मूवमेंट हो सकता है। सपोज दैट ये दोनों टेल है वो आपस में ऐसे दूर भी जा सकता है ना, दूर चला गया। या फिर आपका फिर ये पास में भी आ सकता है ऐसे करके। ऐसा मूवमेंट भी लिपिड मॉलिक्यूल्स में जो है होगा, ये वाला पोर्शन फ्लेक्सियन इसको बोलते हैं। और लेटरल मूवमेंट भी कर सकता है, ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ पे भी आ सकता है ना। और यहाँ वाला मॉलिक्यूल सब वो यहाँ पर भी जा सकता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स हर तरीके से मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता तो वो सिर्फ आपका लेटरल मूवमेंट करता है ना। यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये जो है सिर्फ लेटरली मूव करेगा, लेटरल मूवमेंट करेगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो ओनली लेटरल मूवमेंट करता है, ये यहाँ से उठ के आपका इधर डिस्प्लेस होकर के यहाँ जा सकता है, ये इधर से जो है ना, ये इधर जा सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है। तो लेटरल मूवमेंट कर सकता है आपका प्रोटीन। तो ये सब चीजें थे आपका सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के रिगार्डिंग।
बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, है ना। मेजर डिफरेंस था, यूकेरियोट में कोलेस्ट्रॉल होता था बीच बीच में, और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में होप्पेनोइड होता था। सेल वॉल हम लोग डिस्कस किए, कैसे जो है नैम एंड नैक का जो है एक, है ना, मॉलिक्यूल्स रिपीट होते थे, और कैसे जो है वो उसका जो उसके साथ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते थे वो कैसे उसको इंटरलिंक करता था। ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन एक थिन लेयर था, ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर था, और आउटर मेम्ब्रेन आपका ग्राम नेगेटिव में पाया जाता था, लिपिड नेचर का होता था। इसी वजह से अल्कोहल डालने पे वो डिजोल्व हो जाता था, तो डाई भी सब हट जाता था। फ्लैजिला को यहाँ पे अगर हम बात करें, तो फ्लैजिला आप देखेंगे तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन है ना। यहाँ पे आपका बेसल बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हुक है, और ये आपका फिलामेंट ऐसे करके लंबा हो जाता है। ग्राम नेगेटिव का बेसल बॉडी में 4 रिंग पाए जाते हैं, 1 2 3 4 ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग प्रेजेंट है। ये बेसल बॉडी हो गया, है ना, और ये हुक होता है, और ये फिलामेंट होता है। तो हम डिटेल में हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी किए, है ना, जिसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं जो भी, तो वो इसे जरूर देखें जाए। ओके, थैंक्स। आज के लेक्चर में यहीं तक देखते हैं, फिर आगे हम लोग यूकेरियोटिक सेल के बारे में एनसीईआरटी को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, है ना, और उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।